पिछले वीडियो की तरह हम लोग एक बार फिर आ चुके हैं अपने 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ और इसको भी स्टार्ट हम लोग ऑर्गेनिक से ही कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक के 5 रिएक्शंस यहाँ पे हमने लिए हुए हैं, लेकिन इस बार जो हमारे रिएक्शंस है वो सब सीरीज कंप्लीट करने हैं। तो अपने आप में ये 15-16 रिएक्शन एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी आप किसी सीरीज को कंप्लीट करने जाते हो तो कभी कभी सीरीज वाले प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको कोई ऐसा रिएजेंट दिख जाता है जो आपको याद नहीं आता कि उसका एक्शन क्या होगा, मतलब उसका प्रोडक्ट क्या आपको बनाना है। तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो आप उस रिएजेंट के पहले वाले और उसके बाद वाले प्रोडक्ट को और उसके पहले और बाद वाले रिएजेंट को चेक कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि उसके बाद वाले जो प्रोडक्ट और रिएजेंट होते हैं ना, उनसे आइडिया लग जाता है कि आपका जो रिएजेंट दिया गया है जो आपको याद नहीं आ रहा होगा, उसका मेन एक्शन क्या होगा, वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इनके आंसर यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट आने वाले हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पहला जो रिएक्शन है उसमें लिखा गया है आपका नाइट्रोबेंजीन और इसका रिएक्शन कराना है SnHCl के साथ। ठीक। अब जब SnHCl रिएक्शन करता है नाइट्रो के साथ, ये रिड्यूस कर देगा नाइट्रो ग्रुप को और इसको कन्वर्ट कर देता है NH2 में। तो आपका जो पहला प्रोडक्ट होगा ए, वो हो जाएगा बेंजीन पे NH2 ग्रुप, मतलब कि एनिलीन। तो आपको बना देना है बेंजीन एंड NH2, ये हो गया पहला प्रोडक्ट। अब यहाँ पे NaNO2HCl से रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन हो गया आपका होनो से, मतलब कि नाइट्रस एसिड से। और नाइट्रस एसिड हमेशा क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है डाई एजोनियम सॉल्ट में। तो जो बी होगा वो होगा डाई एजोनियम सॉल्ट, मतलब यहाँ बनाना है N2 प्लस और Cl माइनस। अब उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है नॉर्मल, और जब किसी भी डाइजोनियम सॉल्ट की आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या करता है, N2 को हटा देगा, HCl को हटा देगा और यहाँ पे लगा देता है OH। मतलब जो सी प्रोडक्ट आपका होगा वो यहाँ पे फिनॉल बनेगा। ये हो गया फिनॉल, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं रिएक्शन नंबर 2 पे। यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन के साथ यहाँ पे CH2 CHO लगा हुआ है और इसका रिएक्शन कराना है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ और साथ में हाइड्रोलिसिस भी करनी है। इसका डायरेक्ट जो प्रोडक्ट होगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें करना क्या होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ जो आपका एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप होगा उसको आपको कार्बोनिल कार्बन पे लगाना है। और कार्बोनिल कार्बन हमारा ये है CHO वाला। और यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O होगा उस O को OH में कन्वर्ट करना है। ये हाइड्रोलिसिस के बाद का प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पीएच हो गया, ये CH2 ऐसे ही रहेगा। इस CH के साथ एक पीएच और लगा देना है और जो डबल बॉन्ड O था उसको बना देना है OH। ये हो गया आपका प्रोडक्ट ए। अब उसके बाद इसका रिएक्शन कराना है CrO3 के साथ। और CrO3 का आपको पता है एक्शन क्या होता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो किसी भी एल्कोहल को, अगर एल्कोहल आपका प्राइमरी है तो उसको एल्डिहाइड में और सेकेंडरी है तो उसको कीटोन में चेंज करता है। ये जो एल्कोहल आपका यहाँ पे है वो आपका सेकेंडरी है, तो इसको कन्वर्ट कर देना होगा आपको कीटोन में। तो आपको सेम कार्बन का यहाँ पे कीटोन बना देना है। तो ये बन जाएगा BH CH2, C के साथ यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा अगेन PH। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे आता है HCN का एक्शन। HCN का एक्शन आपको मालूम है, ये एडिशन प्रोडक्ट देता है। और इसमें होता क्या है कि जो H इसका होगा ये इस O पे अटैच होके बनाता है OH, और जो CN होगा वो इसी कार्बोनिल कार्बन पे अटैच होके बनाता है साइनोहाइड्रिन। तो जो यहाँ पे C प्रोडक्ट होगा वो साइनोहाइड्रिन होगा, मींस PH। ये CH2 ऐसे ही रहेगा, इस C के साथ हो जाएगा OH, यहाँ पे होगा CN और ये हो जाएगा PH। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे इसका करना है H2SO4 के साथ हीटिंग। अगर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया होता तो आपको CN को चेंज करना था COOH में। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है नहीं, H2SO4 के साथ हीटिंग है और ये करता है डिहाइड्रेशन। और जब डिहाइड्रेशन करेगा तो यहाँ से OH जाएगा और इसके पास वाले किसी कार्बन से H जाएगा। तो यहाँ पे इसके जो पास वाला कार्बन होगा बेंजीन का, जो इसके साथ अटैच हो रहा है उस पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन हटा दोगे एक, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो जो प्रोडक्ट होगा D वो हो जाएगा PH, देन CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ PH और यहाँ पे CN। ठीक। चलिए रिएक्शन नंबर 3, बेंजीन के साथ CH2 लिखा हुआ है और इसका कराना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या करता है, जो एल्कीन होगा उसको कन्वर्ट करता है एल्कोहल में। एंड फॉलो द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मीन्स यू हैव टू प्लेस द OH ग्रुप विद द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो दो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसमें यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, इसलिए इसी पे आपको OH लगाना है। तो जो प्रोडक्ट होगा ए वो क्या हो जाएगा, C6H5 CH2 देन CH2 एंड OH। दिस वन इज द प्रोडक्ट ए। अब इसका कराना है K2Cr2O7 से रिएक्शन, एंड दिस वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमेशा वो क्या करता है, जो एल्कोहल है उसको एसिड में कन्वर्ट करता है। तो जितने कार्बन का एल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का आपको एसिड बना देना है। तो जो बी प्रोडक्ट होगा दिस वन इज C6H5 CH2 एंड COOH। ठीक है। अब इसके बाद इसका रिएक्शन कराना है HVZ।
हेलवोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। और इस रिएक्शन में होता क्या है, कोई भी आपके पास एसिड रहे जिसके पास होगा अल्फा हाइड्रोजन, वो इस रिएक्शन को देता है। इसका रिएक्शन हम कराते हैं Br2 या Cl2 एलॉन्ग विद रेड फास्फोरस। तो इसके प्रेजेंस में ये एक अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है हेलोजन से। तो जो प्रोडक्ट सी यहाँ पे आएगा, द प्रोडक्ट इज C6H5 CH Br एंड COOH। जहां पे Br हमने यूज किया वहां पे आप क्लोरीन भी यूज कर सकते हो, दोनों रिएक्शन ये शो होता है। इसके बाद डी वाला है C2H5Br का रिएक्शन Mg के साथ कराना है ड्राई ईथर प्रेजेंस में। तो आपको मालूम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन है, तो जो ए प्रोडक्ट होगा वो होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यानी Mg के साथ लगा देना है Br। अब इसका रिएक्शन कराना है CO2 के साथ। CO2 का हिसाब क्या है, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये करता क्या है, एक डबल बॉन्ड O को तो ये कन्वर्ट करता है OH में, जैसा अभी हमने ऊपर यहाँ पे इस रिएक्शन में देखा था, और उसी कार्बन के साथ अपने इस हाइड्रोकार्बन की चेन को अटैच कराता है। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट बी आएगा, वो प्रोडक्ट बी क्या आना चाहिए, सी का एक डबल बॉन्ड ओ ऐसे ही रहेगा, एक डबल बॉन्ड ओ को हमने ओ एच बना दिया और इसी सी के साथ इसका जो एल्काइल ग्रुप है उसको अटैच कर दिया। ठीक है, दिस वन इज द प्रोडक्ट बी। अब उसके बाद इसका रिएक्शन कराना है PCl5 के साथ। PCl5 क्या करता है आपको मालूम है, OH को हटाना है, हेलोजन यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा C2H5, C के साथ डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा, इस OH को कर देना है Cl। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट C। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे लास्ट रिएक्शन के ऊपर। तो जो रिएक्शन ई है उसमें बेंजीन जिसका रिएक्शन कराना है CH3COCl के साथ। तो यहाँ पे ए साइलेशन हो जाएगा बेंजीन का, मतलब बेंजीन के ऊपर आपको लगा देना है COCH3 ग्रुप। ये हो गया प्रोडक्ट ए। अब इसका रिएक्शन कराना है जिंक अमलगम HCl के साथ, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। और क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, कोई भी आपके पास कीटोन होगा उसको ये कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोकार्बन की चेन में, मतलब CO को चेंज कर देना है CH2 में। तो जो प्रोडक्ट हो जाएगा बी, वो हो जाएगा बेंजीन के ऊपर CH2 एंड CH3। अब इसका रिएक्शन कराना है KMnO4 के साथ, और KMnO4 आपको मालूम है करता क्या है, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोकार्बन की चाहे जितनी लंबी चेन लगा दो, ये इसको चेंज करके केवल बनाता है बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो भी सीरीज होता है उसको कंप्लीट करते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनिलीन रेडली रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन वाई। जो एनिलीन है उसका रिएक्शन जब हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन क्यों देता है? अब इसका आंसर क्या है समझिए, जो बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, और ये बेंजीन रिंग को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पोजीशन पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं Br2 वाटर के साथ, तो ये इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तक नहीं रोकता, इसलिए आपको यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आपको लिख देना है ड्यू टू एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ द NH2 ग्रुप इट गिव 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। अब इसी में आपसे एक प्रॉब्लम पूछता है कि अगर हमको पैरा प्रोडक्ट बनाना है, पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होता है, इसका जो एक्टिवेटिंग नेचर है उसको थोड़ा सा करना होता है डीएक्टिवेट। और डीएक्टिवेट करने के लिए हम लोग कर देते हैं सबसे पहले इसका एसाइलेशन। और जब एसाइलेशन कर देंगे तो उस कंडीशन में थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो जाएगा, उस कंडीशन में पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट आता है, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ये दे देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। जब भी केमिकल टेस्ट कुछ आता है तो सबसे पहला आपका काम है कि आपका जो कंपाउंड है उसका बनाओ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही डिस्कशन करना है। तो एक आपका है प्रोपेनॉल, मीन्स CH3 CH2 CH2 एंड OH। एंड द सेकेंड वन इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 3 कार्बन की चेन, दूसरे पे OH और दूसरे पे ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपका हो गया दूसरा। अब इन दोनों को चेक करना है, तो दोनों एल्कोहल है, एक जो एल्कोहल है वो प्राइमरी है और एक जो एल्कोहल है वो टर्शियरी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। और इसमें क्या होता है, जब आप इसको ल्यूकास रिएजेंट से ट्रीट कर देते हो, मींस रिएक्शन विद ZnCl2 एलॉन्ग विद HCl, ये बनाते हैं दोनों क्या, एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड जो टर्शियरी वाला बनता है ये बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है, इसलिए एल्काइल हैलाइड जो बनेगा वाटर इनसॉल्युबल होने की वजह से यहाँ पे क्रिएट करता है टर्बिडिटी, और टर्बिडिटी यहाँ पे तुरंत आ जाती है। लेकिन प्राइमरी वाले में टर्बिडिटी नहीं आती क्योंकि रिएक्शन बड़ा स्लो होता है, इस वजह से आसानी से हम इनको पहचान सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे।
द वैल्यू ऑफ वन हाफ फैक्टर ऑफ HCl K2SO4 एंड यूरिया रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे तीन कंपाउंड, एक कंपाउंड आपका है KCl, एक है K2SO4 और एक है यूरिया। यूरिया डिसोसिएट होता नहीं है, इसलिए इसका वन हाफ फैक्टर 1 रहेगा। ये डिसोसिएट होगा तो बनाएगा 2K प्लस एंड SO4 2 माइनस, मीन्स टोटल 3 आयंस आर जनरेटेड, दैट्स वाई द वांटा फैक्टर इज 3। यहाँ पे K प्लस और Cl माइनस मिलेगा, मतलब वांटा फैक्टर हो गया 2। इसका रेशियो लिखोगे 2:3:1, तो 2:3:1 आपको दिख रहा है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 15 मिनट। यहाँ पे आपका जो डिपॉजिट होने वाला मेटल है वो है सिल्वर, और सिल्वर की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, यानी वैलेंसी फैक्टर इसका 1 आपको यूज करना है। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W इक्वल टू MIT डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500। इसी में आपको वैल्यू यूज कर लेनी है। ये हो गया एटॉमिक मास सिल्वर का जो कि दिया हुआ है 108, मल्टीप्लाई करंट यहाँ पे 2 एम्पियर, टाइम बोला हुआ है 15 मिनट एंड कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई विद 60 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 1 एंड 96500। अब इसी को आपको कर देना है सॉल्व, और जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.01 ग्राम। इसका आंसर हो जाएगा 2.01 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर D7 व्हेन लिगेंड इज वीक फील्ड, लिगेंड इज स्ट्रांग फील्ड। तो सबसे पहले जो स्प्लिटिंग होगा d ऑर्बिटल का, उसका हिसाब आपको मालूम है। d ऑर्बिटल ये होगा, ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, जिसमें एक पार्ट ज्यादा एनर्जेटिक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग Eg, और एक पार्ट थोड़ा सा कम एनर्जेटिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं T2G। यहाँ पे इसके 5 ऑर्बिटल इस तरीके से ब्रेक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, इसी को हम लोगों को चेक कर लेना है। इलेक्ट्रॉन टोटल यूज करना है डी के अंदर 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो वीक फील्ड लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराता। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्यों नहीं कराता, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में जो गैप होता है वो गैप होता है बहुत कम, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी कम रहती है। और जब गैप यहाँ पे कम रहेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ T2G में आने के बाद ये प्रमोट हो जाता है 4th इलेक्ट्रॉन Eg में। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, T2G में आ जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद Eg में चला जाएगा 4th इलेक्ट्रॉन एंड 5th इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद पेयरिंग शुरू होगी तो 6th इलेक्ट्रॉन और 7th इलेक्ट्रॉन T2G में आएगा। मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे T2G में 5 और Eg में 2। ये होगा कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड के लिए। अब यही काम आपको चेक कर लेना है स्ट्रांग फील्ड में। अब अगर लिगेंड को आप रखोगे स्ट्रांग फील्ड, तो स्ट्रांग फील्ड के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हाई होती है, मतलब इनके बीच में जो गैप होगा वो बड़ा होगा। और जब गैप बड़ा होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे प्रमोट नहीं होता। इसलिए T2G में आप इलेक्ट्रॉन लिखोगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। उसके बाद जो 7वां इलेक्ट्रॉन होगा वो चला जाएगा Eg के अंदर। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो हो जाएगा T2G में 6 और Eg में हो जाएगा 1, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जहां पे मैं लिगेंड का नेचर दिया हूं वहां पे वो आपको स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी का रिलेशन दे सकता है। तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए जो डेल्टा O की वैल्यू होती है वो कम होती है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाता। यहाँ पे डेल्टा O की वैल्यू बड़ी होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है, इसलिए आसानी से पेयरिंग हो जाती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। गिव द रिएक्शन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ग्लूकोज का जो अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन है वो ग्लूकोज की अलग अलग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन है वो भी इसकी एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है। तो प्रॉपर्टी क्या होगी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो ग्लूकोज को हम जब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं CHO, यहाँ पे CHOH लिख देते हैं 4 टाइम्स एंड देन CH2OH। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसका रिएक्शन कराना है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, मीन CH3CO ट्वाइस O। तो यहाँ पे जितने भी आपके एल्कोहलिक ग्रुप होंगे उनके साथ ये रिएक्शन शो करता है। उसके H को हटाएगा और वहां पे अटैच कराएगा COCH3 ग्रुप। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, CHO पे नो चेंज, यहाँ पे CHO के साथ बनाएगा COCH3, और ये कितनी बार बनेगा, 4 टाइम्स। और लास्ट वाला जो है वो भी हो जाएगा CH2O के साथ COCH3।
और यहाँ पे कुल 5 जगह ऐसा अरेंजमेंट होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन ये इंडिकेट करता है कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर कुल 5 एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसका रिएक्शन इंडिकेट क्या करेगा? द प्रेजेंस ऑफ 5 एल्कोहलिक ग्रुप इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच वन शो मोर पीकेए? इन दोनों कंपाउंड के अंदर ज्यादा पीकेए किसका होगा आपको बताना है। तो एक है क्लोरो इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड के एक हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। दिस वन इज द क्लोरो इथेनोइक एसिड। डाई क्लोरो इथेनोइक एसिड में इसके 2 हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करना है। तो 2 हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो Cl से। दिस वन इज द डाई क्लोरो इथेनोइक एसिड। अब आपको मालूम है कि जो यहाँ पे Cl ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। और जब इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होगा, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है। अब जब एसिडिक कैरेक्टर को ये बढ़ाएगा तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। दिस वन इज मोर एसिडिक, ये लेस एसिडिक। अब आप जानते हो एसिडिटी का और पीकेए का उल्टा हिसाब होता है, क्योंकि जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी उसका के ए ज्यादा होगा, और जिसका के ए ज्यादा होगा उसका पी के ए कम होगा, क्योंकि जो भी आपका वैल्यू होता है उससे उसकी पावर कम होती है। तो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मोर होगा तो पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कम हो जाएगा। तो इसका जो पी के ए होगा वो होगा ज्यादा और इसका होगा कम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 69.3 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 80% ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्शन की कंडीशन है, इसलिए दोनों को इक्वेट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहली कंडीशन में हम लोग लिखेंगे 2.303 बाई टाइम 69.3 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100। 50% कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे 50% बचेगा, इक्वल टू 2.303 बाई टाइम बताना है लॉग इनिशियल 100। अगर रिएक्शन 80% कंप्लीट होगा तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो होगा 20%। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो ये हो गया log 2 और ये हो जाएगा log 5। तो वैल्यू यूज कर लेंगे log का 2.303 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू 0.3010। नीचे यहाँ पे टाइम है 69.3। दिस वन इज इक्वल टू 2.303। यहाँ पे टाइम है, log हो गया 5 जिसकी वैल्यू होती है 0.6990, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2.303 को चाहो तो कैंसिल करके सॉल्व कर लो, या इसका जो प्रोडक्ट होता है इन दोनों का वो 0.693 होता है, वो इससे डायरेक्ट कट हो सकता है। जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसे आप कर लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको कट कर दिए हैं, इसलिए t इक्वल टू लिखेंगे 0.6990 मल्टीप्लाई 69.3 डिवाइडेड बाई 0.3010। अब इसको आपको कर देना है सॉल्व, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी 160.9 मिनट, और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ जिमेट्रिकल आइसोमर ऑफ। जिमेट्रिकल आइसोमर बोल दिया मतलब आपको सिस ट्रांस स्ट्रक्चर बनाना है इन दोनों का। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांस बना रहे हैं। ये हो गया प्लेटिनम। ये आपका लिगेंड कुल 6 है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल बनाना है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हम लोग बना देते हैं। और जब ट्रांस बनाओगे तो इसमें 2 सिमिलर ग्रुप को अपोजिट पोजीशन में रखना है। अपोजिट पोजीशन ये दोनों हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, बाकी 2 जगह आपको लगा देना है इन। इन इस तरीके से हम लोग लगाएंगे, और यहाँ पे टोटल 2 पॉजिटिव है, इसलिए इस तरीके से 2 पॉजिटिव आप लिखते। दिस वन इज द ट्रांस। अब सिस बनाना होगा तो इन दोनों पोजीशन पे आपका क्लोरीन नहीं होना चाहिए, तो किसी एक क्लोरीन को हटा देना, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम लोग बना देते हैं। ऑक्टाहेड्रल है इसलिए इस तरीके से लिखना होगा आपको। ये हो गया प्लेटिनम, ये हो गया अपोजिट पोजीशन। एक पे Cl रहने देंगे और एक को हटाएंगे, ठीक है ना। तो एक हम लोग क्या कर देते हैं, Cl यहाँ लगा देते हैं, एक लगा देते हैं इन यहाँ पे, और एक इन यहाँ पे रहने देते हैं। आप चाहे जहां इसको लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। बस एक Cl यहाँ है, दूसरा Cl यहाँ पे नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। ये हो गया इसका सिस, यहाँ पे 2 पॉजिटिव दिखा दिया, ठीक है। ये हो गया पहले का। अब यही काम आपको करना है दूसरे के लिए, लेकिन दूसरे के लिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो लिगेंड यहाँ पे है कुल 4 है, और 4 लिगेंड की 2 जिमेट्री आती है अलग अलग। एक आती है टेट्राहेड्रल और एक आता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो जो टेट्राहेड्रल है वो सिस ट्रांस शो करता नहीं है, तो आपको स्ट्रक्चर जो बनाना होगा वो स्क्वायर प्लेनर का बनाना होगा। चलिए स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर बना दीजिए, मतलब स्क्वायर बनाना है आपको। तो एक स्क्वायर ये बना दिया, और अपोजिट पोजीशन पे आपको सेम लिगेंड रखना है। तो ये हो गया प्लेटिनम। अपोजिट पोजीशन एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ डाल देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं NH3, यहाँ पे लिख देते हैं H2O। ये हो गया ट्रांस वाला।
इसका सिस बनाएंगे तो दो सिमिलर जो ग्रुप होंगे उसको एक ही तरफ डाल देना है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेटिनम, दो सीएल एक ही साइड होना चाहिए, तो एक सीएल यहाँ एक सीएल यहाँ कर देते हैं, इधर कर दिया एक NH3 और इधर H2O, ये हो गया इसका सिस, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो चलिए 10 ईयर्स के प्रॉब्लम्स हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे अगले 10 प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।